ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर अब हमारे पास जो बात है वो ये है कि इसे जो पिछला चैप्टर था जिसका नाम हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हमने वहां पर इस डेफिनेशन को आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब है कि जब हम इस चैप्टर में आ गए और हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट मूविंग चार्ज को हम कहते हैं। जब भी चार्ज मूव करता है तो चार्ज की मोशन के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो करंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब के बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर जो 13 चैप्टर है, इसमें हम मूविंग चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 में उसी मूविंग चार्ज की मजीद कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 16 के अंदर मूविंग चार्ज जो है वो अगर एक्सेलरेशन से मूव करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब बेसिकली जो मेन यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको अब चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 तक हम जाते हुए पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये इलेक्ट्रो का मतलब तो हो गया चार्ज और डायनामिक्स का मतलब है मोशन। तो हम अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकली वो ये है कि करंट हम किसको कहते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि चार्ज के मूव करने को हम करंट कहते हैं तो हम देखते हैं कि वो मटेरियल के हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं। एक हम वो मटेरियल होते हैं जिनको हम कहते हैं कंडक्टर, और दूसरे वो मटेरियल होते हैं जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो एक सवाल ये होता है सबसे पहले कि वो मटेरियल जिनको हम कंडक्टर कहते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। हम बेसिक क्लासेस के अंदर छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ के आए हैं कि कंडक्टर हम उन तमाम मटेरियल को कहते हैं जिनमें से करंट आसानी के साथ गुजर सकता है या हीट भी गुजर सकती है। तो हीट के लिए भी कंडक्टर होते हैं। तो जो वो मटेरियल जो करंट को आसानी के साथ अपने अपने में से पास करने देते हैं, दोज मटेरियल आर नोन एज कंडक्टर। और वो मटेरियल जिसमें से जब चार्ज गुजर रहा होता है या करंट गुजर रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और ऑलमोस्ट करंट का गुजरना उस मटेरियल में से नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर। तो हमने दो कैटेगरीज बनाई हुई, कंडक्टर जिसमें से चार्ज फ्लो करता है, इंसुलेटर जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करते। तो एक तो हमने ये बनाया। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या स्टिल ये जो डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर है क्या इसी के ऊपर हमने बेस किया हुआ है अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस सवाल का जवाब है जी नहीं। अब हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस तरीके से बात नहीं करते कि हम किसी मटेरियल को पॉइंट आउट करके कहें कि भाई ये मटेरियल कंडक्टर है और फलाना मटेरियल इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम फिजिक्स में स्टडी करते हुए मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए कुछ इस लेवल पर पहुंच गए कि अब हमें ये पता चल गया है कि अगर कोई मटेरियल कंडक्टर है तो वो बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से वो कंडक्टर है। अगर कोई मटेरियल इंसुलेटर है तो बिकॉज ऑफ द सम स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से वो क्या है, इंसुलेटर है। तो उन कंडीशन बेस होने की वजह से क्या हम उन कंडीशन को चेंज करें तो जो मटेरियल अच्छा कंडक्टर है क्या वो इंसुलेटर बनना शुरू हो जाएगा? जी हाँ सर। कंडीशन से क्या मुराद है? कंडीशन मतलब सराउंडिंग? नहीं, कंडीशन का मतलब सराउंडिंग नहीं है। मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ उसको ना आपसे। इसी तरह वो मटेरियल जो जिनको हम इंसुलेटर कह रहे हैं वो कुछ कंडीशंस की वजह से इंसुलेटर है। तो क्या उन कंडीशंस को अगर हम वेरी करें तो वो कंडक्टर बनना शुरू हो जाएंगे? द आंसर इज यस। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपको कैथोड रे ट्यूब के बारे में बताते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आपको बताते हैं कि हमने एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उन इलेक्ट्रोड के दरमियान एयर होती है। अब हम देखते हैं कि जी एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो दोनों दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी से कनेक्टेड है, बट वी डोंट सी एनी चार्ज मूविंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कोई चार्ज है मूव करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हम क्या करते हैं, एयर को उसमें से सक आउट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम एयर को सक आउट करते रहते हैं तो एयर का प्रेशर इनसाइड द ट्यूब जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और हमने वहां पे आपको स्पेसिफिक वैल्यूज बतानी शुरू की थी कि इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इतना कम हो जाता है तो हमें दो इलेक्ट्रोड के दरमियान स्पार्क नजर आता है और मजीद उस प्रेशर को डाउन करने पे उन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जो है वो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त इस कमरे में किसी स्विच को प्रेस करने से करंट जो है वो एयर में से होता हुआ दूसरी तरफ नहीं जा रहा तो उसकी वजह जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
इसका मतलब यह है कि इस कमरे का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस एयर को किसकी तरह बिहेव करवा रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करवा रहा है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस एयर अ कंडक्टर वी मस्ट डिक्रीज द प्रेशर। सो व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर दिस एयर बिकम अ गुड कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो कि इंसुलेटर था वो कुछ कंडीशन, जैसा एक कंडीशन अभी मैंने डिस्कस कर ली, क्या, एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर की वजह से, यानी इस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पे, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर इज ए बैड कंडक्टर, या इसको कहना चाहिए इज ए गुड इंसुलेटर। बट व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर दिस एयर बिकम ए गुड कंडक्टर और दिस कंडक्टर अलाउज द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। तो ये वो वाली बात है जिसको मैं कंडीशन बेस कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है, एक मैं मिसाल आमतौर पर क्लास में दिया करता हूं कि देखिए हमारे घरों में 220 वोल्ट आते हैं, तो हम एक टेस्टर को पकड़ के, टेस्टर होता है जिसको हम जहां पे करंट आ रहा होता है वहां लगाते हैं और पीछे अर्थिंग मटेरियल होता है, हम टच करते हैं तो उसमें ग्लो होता है। तो क्या मैं जिन 220 वोल्ट के ऊपर अपने टेस्टर को टच करके करंट मालूम कर रहा हूं, क्या मैं उस टेस्टर के जरिए पीएमटी जो हमारे इलाकों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के जिनमें 11,000 वोल्ट आ रहे हैं, क्या मैं 11,000 वोल्ट उस टेस्टर से टेस्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज के 11,000 वोल्ट इतने हाई वोल्टेजेस हैं कि उसके लिए वो मटेरियल जो कि लो वोल्टेजेस पर इंसुलेटर का हाई वोल्टेजेस पे इट बिकम अ गुड कंडक्टर। सो द टेस्टर विल नो लॉन्गर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, इट विल एक्ट लाइक ए गुड कंडक्टर। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां जो कंडीशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो कंडीशन क्या है कि खुद वोल्टेजेस की वैल्यू इतनी हाई है कि वो मटेरियल की जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है उसको किसी खातिर में ला ही नहीं रहा। सिमिलर स्टोरी गोज, जिस तरह हम कहते हैं कि ये रबड़ है या प्लास्टिक है, इट इज ए गुड इंसुलेटर या बैड कंडक्टर है। लेकिन एक रीजन का क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर एक शख्स जो है वो साइकिल पर या साइकिल पे चले, साइकिल के ऊपर वो है जा रहा है, अब साइकिल के जो टायर हैं वो रबड़ के, ठीक है, और उस पर आसमानी बिजली गिरती है, तो क्या आसमानी बिजली उस बंदे में से होती हुई, साइकिल में से होती हुई, रबड़ के टायरों में से होती हुई जमीन में अर्थ हो जाएगी? मतलब क्या वो बंदा जो है वो आसमानी बिजली गिरने से मुतासर होगा? तो इस सवाल का जवाब है यस। ऑल्दो वी नो कि वो जो रबड़ के टायर हैं दे आर परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट इंसुलेटर, लेकिन आसमान से गिरने वाली जो बिजली है, जो चार्जेस हैं, उनमें जो पोटेंशियल है वो इस कदर ज्यादा है कि उसके लिए जो प्लास्टिक है, जो रबड़ है, वो इंसुलेटर नहीं बल्कि वो कंडक्टर है, वो उसमें से भी फ्लो कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर सम कंडीशंस, on the basis of that condition material are conductor, on the basis of some conditions material are insulator। ये तो हो गई एक बात जो जिसके बारे में जो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। अब हम यहां से बात शुरू करते हैं कि चलें जनाब, एक मटेरियल है और वो मटेरियल है ही कंडक्टर, मतलब वो चार्जेस को फ्लो करवा रहा है। तो सवाल ये है कि कोई मटेरियल कंडक्टर क्यों है? तो इस सवाल का जवाब हम ये देते हैं कि याद रखिएगा, किसी मटेरियल के अंदर, लाइक कॉपर की एक तार है मेरे पास, सही है, तो कॉपर की जो तार है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। तो व्हाई कॉपर इज ए गुड कंडक्टर? द आंसर इज कि कॉपर में देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, इन्हें हम कहते हैं चार्ज कैरियर। कहने का मतलब ये है कि कॉपर के जो एटम हैं उनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लाइटली बाउंड होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से डिटैच हो जाते हैं, एटम से तो डिटैच हो जाते हैं, लेकिन पूरे मटेरियल के अंदर बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, और वो हर एटम में से जो इलेक्ट्रॉन डिटैच हुए होते हैं वो सारे मिलके एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना देते हैं। तो बेतहाशा इलेक्ट्रॉन यानी मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ए मटेरियल जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। सो कौन से मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है? कंडक्टर में से। सो व्हाई द मटेरियल कंडक्टर? बिकॉज के कंडक्टर वो मटेरियल हैं जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या करेंगे? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल ना हो या इंतहाई कम हो, उन मटेरियल को हम कहते हैं कि वो गुड इंसुलेटर है। चले यहां तक तो ये बात दुरुस्त हो गई, हम इस बात को समझ गए कि जनाब वो मटेरियल हमारे पास गुड कंडक्टर है या उन्हें कंडक्टर कहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह होता है, उसमें मूव कर रहा होता है।
तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, हर तरफ घूम फिर रहे हैं, क्या उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम करंट कह सकते हैं? इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं कुछ इस तरीके से बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, और इस मटेरियल के अंदर मेरे पास बेतहाशा जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यानी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है जो कि इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि इस तरफ आ रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है मेरे पास जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन। तो किसी भी लम्हे पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये सारे कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस मटेरियल में एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, मतलब मैं एक एरिया, एक हाइपोथेटिकल फर्जी कोई एक लाइन इसमें इस तरीके से मैं बना लेता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो मैं ये देखता हूं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़े ही यूनिफॉर्म तरीके से क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से। यूनिफॉर्म का मेरा मतलब ये है कि उनकी रैंडम मोशन कुछ इस तरीके से होती है कि इस क्रॉस सेक्शन में से अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी चला जाएगा। यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन समान इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे को रिपेल करके बैठे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस क्रॉस सेक्शन में से हो ये रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं? राइट पे जा रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि अगर आपसे कि नेट फ्लो ऑफ चार्जेस कितने हैं, यानी कितने चार्जेस एक वक्त में से इस क्रॉस सेक्शन में से जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे नेट फ्लो ऑफ चार्जेस इज 0। देखिए, एक दरवाजा है, उस दरवाजे में से 10 लोग कमरे के अंदर आए और उसी दरवाजे में से 10 लोग कमरे से बाहर निकल गए, तो कमरे में कितने लोग हैं? 0। तो जितने लोग एक दरवाजे से आए अगर उतने ही दरवाजे से निकल जाए तो दरवाजे में से लोगों का जो नेट फ्लो है वो कितना हुआ? 0 होगा। लेकिन अगर एक दरवाजे से लोग आ ही रहे हैं, जा नहीं रहे, तो इसका मतलब है अब नेट फ्लो 0 नहीं है बल्कि 0 से ज्यादा कोई वैल्यू है हमारे पास। लेकिन यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास नेट फ्लो ऑफ चार्जेस कितना है? हमारे पास 0 है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी कर रहे हैं। देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर है, हीट है हमारे पास। वो जो हीट है और जाहिर सी बात है कॉपर की मटेरियल जो तार है उसको आप जिस वक्त भी उसको देखेंगे इट हैज सम टेम्परेचर, राइट। और एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होने से जाहिर सी बात है जो हीट एनर्जी कॉपर के मटेरियल को मिल रही है वो चेंज हो रही है। तो इन इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो वजह है, ये जो एनर्जी है इनके पास वो थर्मल एनर्जी है। तो एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो मोशन है हमारे पास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम। वो जो मोशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वो क्या है? रैंडम है। एंड और मैं साथ में ये कह रहा हूं कि इट्स एनर्जी इज थर्मल। जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है। तो सवाल ये उस थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है? तो याद रखिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास दे हैव वेरी लार्ज स्पीड। अरे ये कॉपी भी करना है फिर समझना है? समझना है तो वीडियो में सब अवेलेबल होगा। तो इनकी बहुत लार्ज स्पीड होती है। कितनी स्पीड होती है? तकरीबन इनकी स्पीड होती है, मैं आपको बताऊं कि इसको हम कहते हैं कि मिलियन मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में कई मिलियन मीटर इनकी स्पीड होती है। या तकरीबन आप इसको ऐसे समझ लें कि एक्सपोनेंशियल 7 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड। तो बहुत हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? इस मटेरियल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो इनकी स्पीड है, ये इनकी जो वेलोसिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, इंतहाई ज्यादा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि वो जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना है? 0। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जब 0 है तो मैं अगर करंट की डेफिनेशन करता हूं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो मुझे यहां पे जो चार्ज है ये कौन से चार्ज रखने पड़ेंगे? दिस इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। या मैं इसको कह देता हूं नेट चार्जेस, ऐसे कह देता हूं।
तो हम कहेंगे कि नेट चार्जेस डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, टाइम। क्योंकि नेट चार्जेस कितने, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी टाइम हो, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू हमारे पास क्या है, नेट चार्जेस है, और नेट चार्जेस मेरे पास कितने, 0। तो थर्मल एनर्जी की वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, यानी चार्जेस की मूवमेंट तो मिलेगी, चार्ज तो मूव करेंगे, लेकिन हमें करंट नहीं मिलेगा। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा, हमें करंट कब मिलेगा, जब हमारे पास नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 ना हो। अब हम क्या करें भाई इस काम के लिए, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इस मटेरियल को कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल। ये लास्ट वाली बात समझाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो करंट की डेफिनेशन है वो ये करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि 1000 मीटर यानी मिलियन मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन कॉपर के तार में कोई करंट नहीं होगा। तो थर्मल एनर्जी है ना, कॉपर का तार रखा हुआ है, या अभी आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे कोई आपके इर्द गिर्द में कोई मटेरियल होगा, कंडक्टर होगा। आपके लैपटॉप अगर मेटालिक लैपटॉप है तो उसकी अगर केसिंग मेटालिक है, या जिस चेयर पे आप बैठे हैं उसमें अगर कोई मेटल का पीस लगा हुआ है, तो आप उसको क्या करें, अगर आप टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा, आप बोलेंगे जी नहीं लगेगा। क्या उसमें चार्जेस मूव नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी? यस, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग, लेकिन करंट क्यों नहीं है? बिकॉज के जो नेट चार्जेस का फ्लो है वो कितना है, 0। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन जो मैंने बनाया हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट पे आ रहा है, उतने ही राइट पे जा रहे हैं, तो नेट फ्लो कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि कॉपर के तार में से करंट गुजरे, तो मैंने नेट फ्लो जो ऑफ चार्ज है उसको 0 से बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि चार्जेस एक तरफ फ्लो करें, ये ना हो कि इधर भी आ रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फ्लो 0 है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कॉपर के तार को कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ये जो है माइनस, छोटी लाइन इसको माइनस और बड़ी लाइन को हम प्लस देखते हैं आम, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज द वोल्टेजेस V। अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ के आए हैं कि जब हम वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं तो वोल्टेजेस की वजह से बेसिकली क्या चीज क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां पे होती है। देखो ये एंड किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से, ये एंड किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से। तो इसका मतलब है ये एंड पॉजिटिव है मेरे पास, और ये वाला जो एंड है ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या काम करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये करेगी, अच्छे तरीके से जुमला याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो मेरे वोल्टेजेस कुछ कर रहे हैं। नो, मैं वोल्टेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वोल्टेजेस की वजह से जो चीज क्रिएट हुई है वो क्या क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हुई है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली अब एक्चुअल काम करेगी। वो एक्चुअल काम क्या है उसको डिस्कस करो। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ये काम करने वाली है कि यहाँ पे जो चार्जेस है मैं इनको मिटा के जरा थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस तरफ जा रहा था, तो नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते जाते इसकी स्पीड क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। वजह समझ में आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये जो टर्मिनल है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ आ रहा था उसकी वो क्या हो जाएगा, डीसेलरेट हो जाएगा, उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस तरफ जा रहा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हम कहते हैं कि होता ये जाहिर सी बात है, कुछ हर लम्हे पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यानी डिसेलरेट करना शुरू करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। और तकरीबन कोई नैनो सेकंड के टाइम में, यानी इंतहाई कम टाइम में, बहुत जल्द क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे।
और ये सब एक डायरेक्शन में क्यों मूव करना शुरू कर दिया इन सब ने? इसलिए मूव करना शुरू कर दिया कि नेगेटिव से रिपेल हो रहे हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब एक तरफ जा रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन जो मैंने बनाया हुआ है, अब ऐसी बात नहीं है कि इस क्रॉस सेक्शन में कुछ इधर आ रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, तो सभी एक तरफ मूव कर रहे हैं। जब सब एक तरफ मूव कर रहे हैं तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज अब हमारे पास हुआ, या हमें ये कहना चाहिए कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई है हमारे पास। और जब ये कंडीशन होती है तो चार्जेस का एक तरफ फ्लो करना हमारे पास क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो करंट मिलने की जो वजह है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम कहते हैं कि व्हेन वी एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस ए कंडक्टर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will make the net flow of charge greater than 0। ये बात याद रखिएगा। This electric field intensity ये क्या करेगी? नेट फ्लो ऑफ चार्ज को जो है वो ग्रेटर देन 0 कर देगी। बिकॉज ऑफ दिस जो है वो चार्जेस एक तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम तो ऐसा नहीं बोलते कि करंट फ्लो कराने के लिए हमें वोल्टेजेस रिक्वायर्ड है, ऑल्दो दिस इज ट्रू कि वोल्टेजेस की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, बट वोल्टेजेस सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि दे आर एस्टैब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये अच्छा बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जिसको आपने याद रखना है, जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ में बहुत काम आने वाला है हमारे। ठीक है, सो टू फ्लो द चार्जेस what we required, what we need, या what we have done, we have established an electric field intensity। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने क्या किया? इन सबको एक डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया। अब मैंने कहा कि कुछ डिसेलरेट हो रहे, कुछ एक्सेलरेट होते हैं, बहुत जल्द सब एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ये सब जो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? तो हमारे पास जो अगली चीज है उसे हम कहते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसको कह रहे हैं? बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कह रहे हैं दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बाय विच, जिसकी वजह से ऑल चार्जेस कहना चाहिए या तमाम इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए, ऑल चार्जेस मूव्स इन वन डायरेक्शन। तमाम जो चार्जेस हैं वो सब एक डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देते? मूव करना शुरू कर देते। तो जब तमाम चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब तमाम चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट बेसिकली किसे बोलते हैं? धक्का लगाने को बोलते हैं ना, ड्रिफ्ट धक्का लगाना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है? इन सब पे धक्का लगा रही है और उसको मूव करा रही है। अच्छा, रिमेंबर, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। चार्जेस यहां से यहां मूव कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वी कैन से कि तमाम इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके सर, ये आप उससे शो कर दें डायग्राम से सर, वो कंफ्यूजन हो रही थी कि किस तरफ क्या है। देखो, मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाया ना कि तमाम जो चार्जेस हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। ये एरो नजर आ रही है, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है जी सर। तो तमाम इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ ये रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि चार्जेस मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में? किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के ना। चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सही सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। यस, या यहां से यहां पर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने बनाया बना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और सर नीचे इंटेंसिटी, नीचे क्या है? आई वाला कौन सा? आई इज द करंट, आई इज द करंट। सही है सर। ओके जी सर, सही है, ठीक है। अच्छा, जब ये सारे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छे से याद रखिएगा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बाद में इसको vd से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू तकरीबन 0.01 मीटर पर सेकंड तकरीबन इतनी होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इंतहाई कम होती है। देख रहे हैं, इंतहाई कम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। यहां पर एक सवाल हो सकता है, और सवाल ये हो सकता है कि जब तमाम चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ये नेगेटिव है
ये इसको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये चार्जेस एक्सेलरेट क्यों नहीं कर रहे? इस सवाल का जवाब ये है कि चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो उनके रास्ते में जो मटेरियल के एटम है वो भी तो आ रहे हैं, तो चार्जेस मटेरियल के एटमों से टकराकर अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। सो वो जो आपस में कोलिजन है, उस कोलिजन की वजह से जो चार्जेस हैं वो बहुत जल्द एक ही वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे, यानी हर लेवल पर कोलिजन मटेरियल के एटमों के साथ भी तो हो रहा है। तो अगर कोई ये बोले कि जब ये यहां से इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर सी बात है इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स लगा रही है, तो जब फोर्स लगती है तो अगली चीज तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, जो हम आमतौर पर फिजिक्स में पढ़ाते हैं। तो हमें फोर्स की वजह से यहाँ चार्जेस की एक्सेलरेशन क्यों नहीं मिली, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों मिली? इस सवाल का जवाब ये है कि जो चार्जेस हैं दे आर डूइंग कोलिजन विद द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल, सो दैट कि जो फोर्स उस पर वो लगा रहे हैं और जो कोलिजन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा वेलोसिटी भी नहीं है, ये बहुत ही कम वैल्यू है वेलोसिटी की। लेकिन ये इतनी कम वैल्यू की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बेसिकली प्रोड्यूस करती है करंट। तो अगर आपसे कहा जाए कि करंट कौन प्रोड्यूस करता है, क्या जो मैंने थर्मल एनर्जी लिखी थी या थर्मल मैंने वेलोसिटी यहां पर लिखी हुई है, तो वो जो थर्मल जो मैंने लिखा है कि जो थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा है और इनकी जो स्पीड है मैंने लिखा है मिलियन मीटर पर सेकंड के हिसाब से है। तो क्या ये स्पीड करंट प्रोड्यूस करती है? द आंसर इज नो। जो चीज करंट प्रोड्यूस करती है वो हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करंट, ये जुमला याद रखिएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करती है? करंट प्रोड्यूस करती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। सो यहां जाकर अब हम इस काबिल हो गए कि अब हमें समझ में आ रहा है कि जनाब करंट बेसिकली क्या होता है। तो हम करंट के बारे में कहते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं Q अपॉन T, और Q को हम कहते हैं दिस इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्जेस और टाइम को हम सेकंड। और हम ये बात जानते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज है इसका यूनिट कूलम है और टाइम जो है इसका यूनिट हमारे पास क्या है? सेकंड। और कूलम पर सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे जी सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर ये आप बोल रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल स्लो करती है, तो करंट भी है क्या ऐसे ही करता है? अच्छा एक मिनट रुको, मैं पहले बात करूं। तो जो कूलम पर सेकंड है हमारे पास, यानी जब भी कूलम को, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड, कूलम को सेकंड से डिवाइड कर दें तो एम्पियर ए कहलाएगा। और अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि एम्पियर जो है वो बेसिक ऐसा यूनिट है, हमारे पास बेस यूनिट है। बात तो ये समझते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो कूलम अपॉन सेकंड चूंकि दो यूनिट डिवाइड हो गए तो एम्पियर बन रहा है, उसको ड्राइव कहते हैं, लेकिन ड्राइव नहीं है। एम्पियर हमारे पास बेस एसआई यूनिट है हमारे पास, ओके। ये बेसिक यूनिट में शामिल है हमारे पास एसआई यूनिट्स में। अच्छा, अब जो आपका सवाल है वो क्या है? वो ये है, आप ये कह रहे हैं कि जी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो चूंकि बहुत कम है तो करंट में यही होता है। जी हाँ, मैं करंट आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैंने पूरी स्टोरी आपको चैप्टर नंबर 13 के इस इंट्रोडक्शन में मैंने बताई है, ये हमारी किताब में लिखी है। इस पूरी स्टोरी में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ टू प्रोड्यूस करंट, व्हाई द मटेरियल व्हिच आर नोन एज द कंडक्टर, ऑल्दो दे हैव many free electrons and those free electrons are moving in every direction. So charges are moving in a conductor but we are not getting the current. Why? इस सवाल का जवाब दिए सबका सर। यस जो अभी आप बोल रहे थे कि जैसे कि वो मूव कर रही होंगी और कोलिजन की वजह से सेम स्पीड हो जाएगी उनकी। यस, वो मैं यहां पर बता रहा हूं कि जब आपने ये डेवलप किया, ठीक है, तो सर वो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, इस तरह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बराबर कर लेगी। थर्मल एनर्जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बराबर नहीं कर रही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, वो वैल्यू फाइनली आपको जो मिलेगी वो इस वजह से मिलेगी कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेते, लेकिन क्यों नहीं गेन कर पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मटेरियल के एटमों से टकरा रहे हैं। तो टकराते हुए जब वो जा रहे हैं तो उनको वो जो उनकी एनर्जी वो लूज हो रही है, तो वो बहुत सारे, यानी वहां पे तो मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं, तो वो जो मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं वो सब अब क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में एक खास स्पीड से मूव करने लग गए, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब भी बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि उनके आपस में रिपल्जन है।
सही है, बात समझ में आ रही है? तो खास उन्होंने डिस्टेंस भी मेंटेन किया एक दूसरे से और एटमों से भी टकराते हुए जा रहे हैं, तो उस वजह से उनकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है। हम ये कह रहे हैं कि थर्मल एनर्जी विल प्ले नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द करंट, राइट? क्योंकि जैसे कि आपने ई को स्टैब्लिश किया, तो ई के स्टैब्लिश करने से कुछ डिसेलरेट हुए, कुछ एक्सेलरेट हुए और बहुत जल्द सब एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, उसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा हूं। सही है सर, सही है, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा आज मैं इसको बस अभी यही तक रखूंगा। अब आपने करना सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिएगा, वो छोटा सा काम ये कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 13 जो है उसका जो पहला दूसरा पेज है और तीसरा पेज है, जहां पे ये करंट तक सारी बात हुई है, तो ये 3 पेज पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 का पेज नंबर 1, 2 और 3, तो वो पेज नंबर देख लीजिएगा। यानी चैप्टर के शुरू के 3 पेज आपने पढ़ लें, उसमें ये तमाम स्टोरी है, ताकि तमाम स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक करंट का क्लियर नहीं होगा, तो हम जब चैप्टर का आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे और बहुत सारे सवाल जब हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 में जाके, तो वो इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट भी बच्चों के सब रटा होता है लोगों ने, लेकिन बच्चों की ये समझ में नहीं आता। इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं और उनको जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है और जो इंड्यूस ईएमएफ है जो चैप्टर 14 पढ़ेंगे, उनमें जो डिफरेंस है, इवन वो डिफरेंस को भी नहीं बता पाते, उनको ये बहुत ज्यादा मसला रहता है। तो अगर आपको ये तमाम चीजें क्लियर होंगी, तो आप बहुत सारे लॉजिकल सवालों के जवाब दे सकते हैं। और रटने वाली चीजें तो हम रटेंगे, लेकिन लॉजिक भी बनानी होती है, राइट?